हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल गुरुकुल। मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में हम डीआरसीसी के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं डब्ल्यूएसएम मेथड में, जिसमें हम यहाँ पे मॉडुलर रेशियो के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम मॉडुलर रेशियो से हम आने वाले जितने भी हमारे सेमेस्टर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद न्यूमेरिकल को भी डील करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ फार्मूलाज को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉडुलर रेशियो को देखते हैं, जिसको मॉडुलर रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं, मापांक अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो ये मॉडुलर रेशियो को स्मॉल m से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल m से इस्पात तथा कंक्रीट के प्रत्यास्थता मापांकों के अनुपात को मापांक अनुपात कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि स्टील और कंक्रीट के प्रत्यास्थता मापांक मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट के रेशियो को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मॉडुलर रेशियो कह रहे हैं। ठीक है, इसको हम अल्फाबेट के स्मॉल m से क्या करते हैं, अक्षर से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी स्मॉल m इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई सी। ई क्या है यहाँ पे, ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यस और सी क्या है, ये स्टील है, एस फॉर और सी फॉर क्या है, कॉन्क्रीट है। यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट के रेशियो को मॉडुलर रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम बात करें कि हमें M15 ग्रेड की कंक्रीट है, M15 ग्रेड की कंक्रीट के लिए हमें मॉडुलर रेशियो M फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि M15 क्या है, ये इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी बोलते हैं। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, FCK से। FCK ये कितना हो गया, 15 हो गया। और हम यहाँ पे जानते हैं कि ES मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील की वैल्यू हमें कितनी पता होती है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू 5000 √FCK न्यूटन पर mm² होता है। ये हमारे फॉर्मूला है डायरेक्ट, ये फॉर्मूला डायरेक्ट हमारा है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। वन लाइनर में हमें ये इस फॉर्मूला को यूज़ करके अलग अलग ग्रेड के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, हम यहाँ से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट को निकाल लेते हैं। अब हमें क्या पता चल गया, FCK अगर हमें पता है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। यानी डिफरेंट ग्रेड के लिए हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट हम निकाल सकते हैं। यानी डिफरेंट ग्रेड जैसे M20, M15, M25, M30 के लिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, मॉडुलर रेशियो की वैल्यू को भी हम निकाल सकते हैं। ES हमें पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, और EC भी हमें यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, तो दोनों के रेशियो को भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, मॉडुलर रेशियो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें कि IS 456 क्या कहता है, ठीक है, IS 456 2000 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देख सकते हैं कि IS 456 2000 में कंक्रीट की सामर्थ्य व मंद विरूपण को हम क्या कहते हैं, क्रीप पर ध्यान देते हुए यम के लिए निम्न सूत्र का निर्धारित किया गया है। ठीक, यानी निम्न सूत्र निर्धारित किया गया है। निर्धारित का मतलब क्या है कि IS 456 2000 को हम फॉलो करके इस फॉर्मूला को यूज करके हम m की वैल्यू को फाइंड करेंगे, न कि ES अपॉन EC को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे कहने का सेंस ये है। अब स्मॉल m से हमने मॉडुलर रेशियो को डिनोट किया हुआ था, m इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा CBC। अब सिग्मा CBC क्या है, हमने बताया था
कि जितने भी हमारे ग्रेड के लिए कंक्रीट हैं, चाहे M20 हो, चाहे M15 हो, चाहे 25 हो, 30 हो, सभी को अगर हम उसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी ये क्या है, कंक्रीट के ग्रेड हैं, तो कंक्रीट के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी WSM में 3 लेके चलते हैं। तो 3 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारी सिग्मा CBC होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे M15 हमने लिया हुआ है, M15 के लिए अगर बात करें तो M15 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 280/3 इंटू सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी आ गई, अब 5। इस 5 की वैल्यू को यहाँ पे रख के हम सॉल्व कर लेंगे तो स्मॉल m इज इक्वल टू, यानी मॉडुलर रेशियो इज इक्वल टू 18.7, या इसी को हम 19 के अप्रॉक्स है तो हम इसको 19 कह सकते हैं। तो हमने ये देखा यहाँ पे कि मॉडुलर रेशियो क्या है, 280/3 सिग्मा CBC हम हमेशा लेके चलेंगे। कौन सा हम लेके नहीं चलेंगे, ES/EC हम लेके नहीं चलेंगे। ठीक है ना, यानी उस फॉर्मूले को हम अवॉइड करेंगे। मॉडुलर रेशियो के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो 280/3 सिग्मा CBC यूज़ करने वाले हैं। किसके अकॉर्डिंग, IS 456/2000, ये हमारा RCC का कोड है। इसी कोडल, हम जानते हैं कि RCC क्या है, पूरा का पूरा कोडल प्रोविज़न है। यानी कोडल प्रोविज़न का मतलब हम पूरी RCC में सिर्फ कोड को ही फॉलो करने वाले हैं। ठीक, तो हमने ये देखा M20 के लिए 20 को हमने 3 से डिवाइड किया, 6.66, तो ये नियर अबाउट किसके आ गया, 7 के। तो हमारा सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी हो जाएगी M20 के लिए, 7 हो जाएगी। तो हम मॉडुलर रेशियो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम सिंगली और डबली रेनफोर्स्ड बीम के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों पोर्शन को देखने वाले हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि आनमन भारित प्रबलित सीमेंट कंक्रीट धरन, तो इसमें हम दो बीम की हम बात करने वाले हैं। एक तो धरन का मतलब क्या है, बीम से है, एकल प्रबलित कंक्रीट धरन, या जिसको हम सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम कहते हैं, और दूसरा हम दोहरे यानी डबल रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो जब धरन के, अब हम सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम और डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम हम किसको कहते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बात करना इम्पॉर्टेंट है। कैसे पहचानेंगे कि हमारा बीम सिंगली बीम है या डबली बीम है, या तो एग्ज़ाम में दिया रहेगा, यानी एग्ज़ाम का मतलब न्यूमेरिकल में ये मेंशन होगा। अगर मेंशन नहीं रहेगा तब हम कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानने का एक छोटा सा सिंपल सा तरीका है। क्या है तरीका, इस हम थ्योरी के आधार पे समझते हैं। जब हमने देखा कि जब धरन के केवल तनन क्षेत्र में प्रबलन इस्पात डाला जाता है, हमने क्या कहा कि जब बीम में क्या होते हैं, 2 जोन होते हैं, 2 एरिया होते हैं, एक कंप्रेशन का होता है और एक टेंशन का। टेंशन में जब हम स्टील को डालते हैं तो उसको हम एकल प्रबलित कंक्रीट कहते हैं, और जब हम तनन और संपीड़न दोनों क्षेत्र में प्रबलन दिया जाता है तब यह दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरन कहलाता है। यानी जब कंप्रेशन और टेंशन दोनों में स्टील को हम डाल देंगे तो हम ये कैसा हो जाएगा, डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन के माध्यम से देखते हैं कि हमारा सिंगली और डबली रेनफोर्स्ड बीम कैसे वर्क करता है। ठीक है, जैसे ये हमने क्या किया है, एक बीम को बनाया हुआ है जिसकी ब्रेथ कितनी है, ये हमारी कितनी है, B ब्रेथ है। ठीक है, इसको चौड़ाई कितनी है, B है। ठीक है, और इसकी डेप्थ कितनी है, D है, टोटल डेप्थ। अब ये जानते हैं हम कि ये हमारा कंप्रेशन जोन है और ये कैसा जोन है, टेंशन जोन है। जोन का मतलब एरिया से। ठीक है, इसके अपर फाइबर से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक एक्सी, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने क्या किया हुआ है, रेनफोर्स्ड को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो हमने टेंशन जोन में यानी तनन क्षेत्र में ही हमने क्या किया है, रेनफोर्स्ड को अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम। अब हमने यहाँ पे तनन के साथ साथ हमने
किसमें, कंप्रेशन में भी हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने एरिया ऑफ स्टील ऑफ कंक्रीट यानी स्टील को हमने क्या किया हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसको हम डबली रेनफोर्स्ड कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक, अब जो हमारा एरिया होगा उस एरिया को हम क्या कहेंगे, जैसे AST, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट या कंप्रेशन। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करें, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारा क्या था, बीम है, ये हमारा क्या है, बीम है। इस बीम में अपर जो पोर्शन था वो हमने क्या कहा, अभी हमने कहा कि ये कंप्रेशन क्षेत्र है और ये कैसा जोन है, ये टेंशन जोन है। ठीक है, अब हमने तनन में जब हम रेनफोर्स्ड को यहाँ पे रेनफोर्स्ड बार को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा था दो टर्म यूज़ होते हैं। एक यूज़ होता है क्लियर कवर जिसको हम हिंदी में शुद्ध आवरण कहते हैं, और एक होता है इफेक्टिव कवर यानी प्रभावी आवरण। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वन लाइनर के अंदर। वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, एसएससी ने कई बार यहाँ से क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो इसको हम जैसे क्लियर कवर है, तो क्लियर कवर किसको कहेंगे, जो हमारा रेनफोर्स्ड है इसके नीचे का जो एरिया, ये डेप्थ है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, क्लियर कवर कह रहे हैं। और जो हमारा रेनफोर्स्ड है उसके बिल्कुल बीच से, सेंटर से नीचे तक, बॉटम फाइबर तक का जो हमारा डेप्थ है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इफेक्टिव कवर कह रहे हैं। ठीक है, और कैपिटल डी हमारा क्या होता है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम, और हमारा स्मॉल डी क्या है, ये अपर टॉप फाइबर से हमारा रेनफोर्स्ड के बिल्कुल सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल डी से शो करते हैं। ठीक है, ये डेप्थ हो गया। और हमारा अपर टॉप फाइबर से कंप्रेशन, अपर टॉप कंप्रेशन फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस जो हैगी, या जो हम कह सकते हैं डेप्थ है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक्सी से, यानी ये एक्सी, यानी यही हमें एक चीज़ है जो हमें आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम में यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एक। ठीक, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रेस डायग्राम अगर हम बीम की ड्रॉ करें, स्ट्रेस डायग्राम को अगर हम बीम की ड्रॉ करें, ये हमारा कंप्रेशन है, ये हमारा टेंशन जोन है। इस टेंशन जोन में हमने ये देखा कि एरिया ऑफ स्टील तो हमने कहा, लेकिन हमने इसके साथ क्या ऐड कर दिया है, इसमें हमने मॉड्यूलर रेशियो m को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम AST की बात करते हैं तो मॉड्यूलर रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम सिग्मा ST की बात करेंगे तो हम m से डिवाइड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, अब यहाँ से अपर टॉप फाइबर जो हमारा कंप्रेशन यानी कंक्रीट वाला जो पोर्शन है, इसके अपर फाइबर से लेके न्यूट्रल फाइबर तक का, न्यूट्रल एक्सिस तक की हमारी जो डेप्थ है, इसको हम एक्सी कह रहे हैं। ये हमारा कंप्रेशन क्षेत्र है ऊपर वाला ये, और ये हमारा टेंशन एरिया है। स्ट्रेस डायग्राम हमने खींचा तो ये क्या है, सिग्मा CBC यानी स्ट्रेस इन बेंडिंग कंप्रेशन, और ये सिग्मा ST अपॉन m जिसको हमने क्या कहा, D माइनस XC। D माइनस XC कैसे आ गया, हमने बताया कि अपर फाइबर से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है, D है, हमें ये XC पता है तो ये टेंशन का डेप्थ हमें पता चल जाएगा D माइनस XC से। फिर हमने क्या किया, सिमिलर ट्रेंगल को हम यहाँ पे लगा के XC को फाइंड करते हैं। ठीक है, XC को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सिग्मा CBC यानी ये चौड़ाई और ये डेप्थ, फिर ये डेप्थ, ये चौड़ाई, ये डेप्थ, तो सिग्मा CBC अपॉन XC, सिग्मा CBC अपॉन XC इज इक्वल टू सिग्मा ST अपॉन m बाई ये डेप्थ यानी D माइनस XC। तो हमने यहाँ पे देखा कि सिग्मा CBC अपॉन XC इज इक्वल टू सिग्मा ST, m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा D माइनस XC के साथ, तो सिग्मा ST अपॉन m ब्रैकेट में D माइनस XC। अब इसी को हमें इक्वेशन को सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है XC। XC क्या है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। यही हमें फाइंड आउट करना है, और इसी XC के बिहाफ पे हम आगे
न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने हमारा जो इक्वेशन था वो इक्वेशन को हम यहाँ पे देख सकते हैं, सिग्मा CBC अपॉन XA इज इक्वल टू सिग्मा ST अपॉन M ब्रैकेट में D माइनस XC। ये हमारा लास्ट था। इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि जो हमारा XC यहाँ पे है और XC यहाँ पे है, ठीक है, तो XC यहाँ है, XC यहाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को एक साइड लाते हैं। तो इसको हम यहाँ भेजेंगे और इसको यहाँ पे भेज देंगे। तो हमने क्या देखा, D माइनस XC अपॉन D माइनस XC अपॉन XC इज इक्वल टू सिग्मा ST अपॉन M सिग्मा CBC। फिर हमने क्या किया कि D माइनस इसको हमने एक बार इसके साथ लिया और इसको एक बार इसके साथ लिया, तो D अपॉन XC माइनस इसको हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, फिर माइनस XC अपॉन XC इज इक्वल टू सिग्मा ST अपॉन M सिग्मा CBC। ये सिग्मा CBC से सिग्मा CBC क्या होगा, कट जाएगा, तो 1 टाइम कटेगा। तो D अपॉन XC माइनस 1 इज इक्वल टू सिग्मा ST अपॉन M सिग्मा CBC। अब हमने क्या किया यहाँ पे कि D अपॉन XC और 1 को हमने इस साइड भेज दिया तो प्लस में हो गया। फिर हमने D अपॉन XC इज इक्वल टू सिग्मा ST प्लस M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC। फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे कुछ नहीं किया है, हमने इसी वैल्यू को न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो है इसको हमने क्या किया है, पलट दिया है। ठीक, अभी XC को हमने ऊपर कर दिया और D को हमने नीचे कर दिया। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमने क्या किया, XC को हमने ऊपर कर दिया और D को हमने क्या किया, नीचे कर दिया है। ठीक, अब ये हमारा एक हम K क्या लेते हैं, एक डेप्थ फैक्टर ले लेते हैं। ठीक है, जैसा कोफिशिएंट हम लोग K क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे हमने XC अपॉन D को हमने K के बराबर लेके चला हुआ है। ठीक है, तो लेके अगर हम बात करें यहाँ पे K की अगर वैल्यू की बात करें तो K इज इक्वल टू क्या होगा, M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये किसके बराबर है, XC अपॉन D के बराबर है, तो XC इज इक्वल टू D का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक, तो अब हम XC इज इक्वल टू M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST और D हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्रांतिक बल शून्य रेखा खंड के ऊपरी सिरे से गहराई, ठीक है, यही XC क्या है, इसी XC को हमने लिखा हुआ है। इस XC को हमने क्या लिखा है, क्रांतिक बल शून्य रेखा की खंड के ऊपरी सिरे से गहराई। तो यही गहराई हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है और हमें ये बताना है कि हमारी जो कंक्रीट का जो कंप्रेशन फाइबर है वहाँ से न्यूट्रल एक्सिस का जो क्रांतिक बल शून्य रेखा है उसकी गहराई हमें कितनी है, इसी चीज़ को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यही हमारा टास्क है क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने का। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आता है कि सर M की वैल्यू कितनी हम रखेंगे, तो M की वैल्यू अगर दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज हम 18 लेके चलेंगे। ठीक है, M की वैल्यू हम सपोज कर लेंगे कि ये 18 के बराबर है। अगर सिग्मा CBC अगर हमें दिया हुआ है तो भी हम क्या कर सकते हैं, M की वैल्यू को 280 अपॉन, हमने बताया था कि इसे हम जब भी सॉल्व करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 3। इसे हम जब भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमने बताया था कि 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC, इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे। 280 अपॉन
3 सिग्मा CBC फार्मूला को यूज़ करके हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लेंगे, क्रांतिक बल शून्य रेखा की खंड के ऊपरी सिरे से गहराई कितनी होगी, यही हमें सॉल्व करना है। तो अगले लेक्चर में हम इसी पे क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। अलग अलग जो हमारे प्रीवियस ईयर में हमारे पूछे गए हैं, BTE UP के द्वारा जितने भी हमारे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उसमें से हम बेस्ट जो क्वेश्चंस होंगे 3 से 4 क्वेश्चन, इसको हम इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन था जो कवर हुआ। अब हम यहाँ पे अगले लेक्चर में क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर को हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जिससे हमें आसानी हो समझने में कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेक्निकल गुरुकुल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसको ज़रूर ज्वाइन करें। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक को दिया हुआ है यूट्यूब पे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ग्रुप में फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो 4th सेमेस्टर में हमारे DRCC है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस सेमेस्टर में अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो बैक भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों को समझ आता होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।